नमस्कार, मैं रचना शर्मा चढ़ती कला टाइम टीवी देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत करती हूँ। आप देख रहे हैं हिंदी टॉप न्यूज। कानपुर के शेल्टर होम में कई बच्चियों के संक्रमित मिलने के बाद इस मसले पर राजनीति बढ़ती जा रही है। इस मसले पर बीते दिन उत्तर प्रदेश बाल संरक्षण आयोग ने कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा को एक नोटिस भेजा था। अब शुक्रवार सुबह प्रियंका गांधी ने इस पर जवाब दिया है। प्रियंका ने कहा है कि वह इंदिरा गांधी की पोती हैं, कोई अघोषित भाजपा प्रवक्ता नहीं है। प्रियंका गांधी वाड्रा ने अपने ट्विटर पर लिखा कि जनता के एक सेवक के रूप में उनका कर्तव्य यूपी की जनता के प्रति है और वह कर्तव्य सच्चाई को उनके सामने रखने का है, किसी सरकारी प्रोपेगेंडा को आगे रखने का नहीं। यूपी सरकार अपने अन्य विभागों द्वारा उन्हें फिजूल की धमकियां देकर अपना समय व्यर्थ कर रही है। प्रियंका गांधी ने आगे लिखा कि जो भी कार्रवाई करना चाहते हैं बेशक करें, लेकिन वे सच्चाई सामने रखती रहेंगी। उन्होंने कहा कि वे इंदिरा गांधी की पोती हैं, कुछ विपक्ष के नेताओं की तरह भाजपा की अघोषित प्रवक्ता नहीं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आत्मनिर्भर उत्तर प्रदेश रोजगार अभियान की शुरुआत कर दी है। इसका मकसद प्रवासी कामगारों को रोजगार के अवसर पर उपलब्ध कराने के साथ साथ स्थानीय उद्यमिता को बढ़ावा दिया जाएगा। पीएम मोदी ने एक साथ 1.25 करोड़ लोगों को रोजगार उपलब्ध कराया। इस अभियान को लॉन्च करने के दौरान पीएम नरेंद्र मोदी ने कई लाभार्थियों के साथ संवाद किया। देश का यह सबसे बड़ा रोजगार कार्यक्रम है, जिसे दिल्ली से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उत्तर प्रदेश से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ऑनलाइन माध्यम से लाभार्थियों से मुखातिब हुए। एक दिन में 1 करोड़ से ज्यादा लोगों को नौकरी और रोजगार देने वाली यह सबसे बड़ी संख्या है, जिसमें प्रवासी और स्थानीय लोग शामिल हैं। भारतीय मौसम विभाग की माने तो दिल्ली एनसीआर में भी मानसून सक्रिय हो गया है। ऐसे में बारिश का पूर्वानुमान भी जताया गया है। वहीं शुक्रवार को दिल्ली और आसपास के इलाकों में काले बादल छा गए और तेज हवाएं भी चलने लगी हैं। ऐसे में कई इलाकों में बारिश भी शुरू हो गई है। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में शुक्रवार सुबह अचानक मौसम बदल गया। कई इलाकों में तेज हवाओं के साथ बारिश शुरू हो चुकी है। महाराष्ट्र में संक्रमण से कोहराम मचा हुआ है। हर दिन हजारों की संख्या में लोग संक्रमित हो रहे हैं, जबकि सैकड़ों लोगों की मौत भी हो रही है। बड़ी संख्या में ड्यूटी पर तैनात पुलिस वाले भी महामारी के शिकार हो रहे हैं। अब तक राज्य में 54 पुलिसकर्मियों की मौत हो गई है, जबकि 4000 से ज्यादा पुलिस वाले वायरस की चपेट में आ गए हैं। ऐसे में महाराष्ट्र सरकार ने पुलिस वाले के लिए बड़ा ऐलान किया है। सरकार ने कहा है कि अगर किसी पुलिस वाले की महामारी से मौत हो जाती है तो उनके परिवार को सरकारी घर खाली नहीं करना होगा। महाराष्ट्र के गृह मंत्री अनिल देशमुख के मुताबिक जिस किसी पुलिस वाले को सरकारी घर मिला है और महामारी के चलते उसकी मौत हो जाती है तो फिर उनका परिवार उनके रिटायरमेंट की तारीख तक उस घर में रह सकता है। भारत के इन दिनों अपने पड़ोसी देशों के साथ रिश्ते कुछ ठीक नहीं चल रहे। एक तरफ चीन से सीमा विवाद चल रहा है तो उधर नेपाल से नक्शा विवाद। अब पड़ोसी देश भूटान ने एक नई समस्या खड़ी कर दी है। भूटान ने अपने देश से भारत आने वाली पानी को रोक दिया है। अचानक पानी रोके जाने की वजह से असम के बक्सा जिले के किसान काफी परेशान हैं। किसान केंद्र सरकार से इस मुद्दे को जल्द से जल्द सुलझाने की मांग कर रहे हैं। बता दें कि जिले में करीब 25 गांवों के 6000 से ज्यादा किसान खेती के लिए भूटान से आने वाले पानी पर ही निर्भर हैं। साल 1953 से यहाँ के किसान भूटान से आने वाले पानी से अपने खेतों की सिंचाई करते रहे हैं। पंजाब के सुनाम शहर में आज एक और व्यक्ति की रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। जानकारी के मुताबिक पॉजिटिव आया ये शख्स लुधियाना में पंजाब होमगार्ड के पद पर तैनात है, जो अपने घर सुनाम आया था। रिपोर्ट आने के बाद अब उसे अस्पताल में भर्ती करवा दिया गया है। इसी मामले के साथ अब सुनाम जिले में महामारी के 7 एक्टिव केस हो गए हैं। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा है कि देश की तरक्की के लिए अगर किसी देश से आयात किया जाता है तो इसमें कुछ भी गलत नहीं है। देश में चीन से आने वाले आयात पर अंकुश लगाने की बढ़ती मांग के बीच वित्त मंत्री का यह बयान काफी मायने रखता है। गौरतलब है कि देश में चीनी विरोधी राष्ट्रवाद चरम पर है। कई संगठनों ने चीनी माल के बहिष्कार की अपील की है। भारत चीन के बीच व्यापार में पलड़ा चीन के पक्ष में झुका हुआ है, जिस पर भारतीय जनता पार्टी की तमिलनाडु यूनिट के कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए वित्त मंत्री ने कहा कि जो कच्चा माल देश में उपलब्ध नहीं है और उसकी हमारी किसी इंडस्ट्री को जरूरत है तो उसका आयात करने में कुछ भी गलत नहीं है। लद्दाख की गलवान घाटी में चीन सेना के साथ हुई हिंसक झड़प में 20 जवानों की शहादत को लेकर कांग्रेस नरेंद्र मोदी सरकार को घेरने में जुटी हुई है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी की अगुवाई में देश भर में शहीदों को श्रद्धांजलि देने के लिए पार्टी आज का दिन शहीदों को सलाम दिवस के रूप में मना रही है। इसके तहत पार्टी देश भर में ऑनलाइन प्रदर्शन कर नियंत्रण रेखा पर भारतीय सीमा में चीनी अतिक्रमण का विरोध दर्ज करवाने में जुट चुकी है। हिमाचल प्रदेश सरकार ने बिजली की अधिक खपत करने वाले घरेलू उपभोक्ताओं को बड़ा झटका दिया है। प्रति माह 125 यूनिट से अधिक बिजली खपत करने वाले उपभोक्ताओं को दी जाने वाली सब्सिडी में कटौती की है। ऐसे में अब जुलाई से बढ़े हुए बिजली बिल आएंगे और नए बिजली बिलों पर 40 से 113 रुपए की बढ़ोतरी होने की संभावना है। 125 यूनिट तक बिजली खपत पर पहले की तरह ही सब्सिडी मिलती रहेगी। उत्तराखंड के 4 धाम 1 जुलाई से पूरे प्रदेश के लोगों के लिए खुल जाएंगे। राज्य सरकार ने दूसरे चरण में 1 जुलाई से उत्तराखंड के लोगों के लिए 4 धाम यात्रा खोलने पर सहमति दे दी है।
मुख्यमंत्री से मुलाकात के बाद चार धाम विकास परिषद के उपाध्यक्ष शिव प्रसाद ममगाई ने यह जानकारी दी। 11 तारीख से चारों धामों के कपाट श्रद्धालुओं के लिए खुले थे, लेकिन पहले चरण में 30 जून तक सिर्फ स्थानीय निवासियों को ही दर्शन की अनुमति दी गई थी। केदारनाथ धाम में दर्शन के लिए रुद्रप्रयाग, बद्रीनाथ धाम में चमोली और गंगोत्री यमुनोत्री धाम में सिर्फ उत्तरकाशी के निवासी ही दर्शन कर सकते थे। फिलहाल टॉप न्यूज में इतना ही। तब तक के लिए देखते रहिए चढ़ती कला टाइम टीवी और मुझे दीजिए इजाजत। धन्यवाद।